अस्सलाम वालेकुम। बजट के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर बहस जारी है। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जबकि बाकी कुछ 400-500 अरब रुपया वो अपने इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म से वो हासिल करने की कोशिश करेंगे और रिमेनिंग जो गैप रह जाएगा 1000-1500 अरब का, वो उनका ख्याल है कि ऑटोनमस ग्रोथ जो है GDP के साथ आएगी। GDP बजाते खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से रवा साल एस्टिमेशन की गई है, मेरे उसके ऊपर शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 2 साल से नेगेटिव ग्रोथ में, और इस साल भी 11 माह में नेगेटिव में नंबर उसका। बड़ी मेजर जितनी क्रॉप्स हैं आपकी, वीट है नेगेटिव में, शुगर केन है नेगेटिव में, कॉटन मेजर डिक्लाइन है, राइस एक मार्जिनली डाउन है। तो आप किस बुनियाद के ऊपर आप ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं, कुछ समझने से कासिर हूँ मैं। अगले साल भी मेजर टर्न अराउंड एटलीस्ट इन एरियाज़ के अंदर होता हुआ मुझे अभी राइट नाउ नज़र नहीं आता। 3-4 माह बाद कोई टर्न अराउंड हो जाए तो आप उसके मतलब अभी से पेश गोई नहीं कर सकते। कुछ एरियाज़ में सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जैसे एब्सोल्यूट टैक्स नंबर है उसमें सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुआ है 2-2.5 सालों में। अब 12,000 अरब तक पहुंच जाए, बहुत बड़ा नंबर है, उसके करीब आप चले गए। अगले साल आप 14,131 अरब को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रिमिटेंसेज हैं वो सक्सेस स्टोरी है। पिछले कई महीनों से बार बार, बल्कि पिछले 2-3 सालों से बार बार तनकीद होती थी कि यहाँ से बहुत सारे पाकिस्तानी बाहर चले गए हैं ब्रेन ड्रेन में, वो उसका एक हिस्सा था। लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो पाकिस्तान पैसा भिजवा रहे हैं। 11 माह में 35 अरब डॉलर आया, जो पाकिस्तान ने आज तक की तारीख में कभी बरामदात से हासिल नहीं किया। और 12 मंथ्स, बाई एंड ऑफ 12 मंथ ये 38 बिलियन डॉलर से ज़ायद नंबर होगा। हो सकता है 39 बिलियन डॉलर को रवा साल टच कर दें, तो नेक्स्ट ईयर आपको मार्जिनल भी ग्रोथ मिली ना, अगर 1-2 अरब डॉलर की भी, तो आप 40 बिलियन डॉलर प्लस पे रिमिटेंसेज आपको कमा के दे रही होंगी। और बहुत बड़ा ब्रीथिंग स्पेस आपकी जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको इससे मिल जाती है। बजट के अंदर बाज़ इकदाम बहुत तकलीफें हैं जिनको नहीं होना चाहिए था। लाइक सोलर पैनल्स के ऊपर 18% हुकूमत ने टैक्स लगाया, छेड़ना भी नहीं चाहिए था, इसको टैक्स फ्री रखना चाहिए था, ताकि लोग खुद ब खुद ऑल्टरनेट के ऊपर पैसा लगा के अपनी बिजली पैदा कर रहे हैं। हुकूमत को ऑयल इंपोर्ट करके बिजली पैदा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 18% टैक्स आयद कर दिया गया। छोटी कारों के ऊपर लगा दिया गया। इसी तरीके से सैलरीड क्लास के ऊपर 10% सरचार्ज है, उसको 1% सिर्फ कटौती की गई है, उसको एटलीस्ट हाफ कर देना चाहिए था। दूध के ऊपर पिछले साल 18% GST आयद किया गया था। इस साल ख्याल ये था कि ये जालमाना फेल है, इससे बाज रहेगी हुकूमत। अब तो टैक्स भी अच्छा इकट्ठा हो गया, बिल्कुल उसको छेड़ा भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन बाज़ काम ऐसे किए हैं जिनका जवाब शायद फाइनेंस मिनिस्टर जस्टिफाइबल कभी भी ना कर सकें। बाज़ बार कौंसल्स का नाम उसके अंदर फहरिस्त में शामिल कर दिया गया, जिनको हुकूमत मुख्तलिफ वक्तों में सियासी रिश्वत के तौर पर पैसे देती है, डोनेशंस देती है। अब उनको टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया है, दोहरी ब्राइब होगी। पहले डोनेशंस भी देंगे, अब टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये बुरी हरकतें। गरीब मुल्क है, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ पैनलिस्ट है, बिलाल अजहर कियानी साहब हैं, वज़ीर ममलकत बराए रेलवेज़ हैं। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ हैं। गौहर इजाज़ साहब साबिक वफाकी वज़ीर निगरान हुकूमत में, वो हमारे साथ हैं। अशफाक तोला साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर मईशत है। सबको वेलकम करता हूँ। गौहर इजाज़ साहब, ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछ लूँ, बड़े दावे हैं हुकूमत के, तो ग्रोथ इस साल तो आई नहीं, अगले साल वो कहते हैं ग्रोथ आएगी, रिफॉर्म्स इनिशिएटिव्स हमने ले लिए हैं। कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिससे आपको लगता हो कि अगले साल ग्रोथ आने वाली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम, सबसे पहले तो मैं इस बात को एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि पिछला साल जो है वो वाकई फाइनेंस मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने जो है वो बहुत अच्छी अचीवमेंट्स किए हैं। हमने हिस्ट्री में देखा है कि जो है कमिटमेंट्स को ऑनर करना बड़ा मुश्किल होता है, या किसी जगह पे रिफॉर्म्स को कमिट करके जो है उस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इन्होंने 9.4 ट्रिलियन का रेवेन्यू था, उसको इन्होंने 12 ट्रिलियन टारगेट किया, और इस टीम ने जो है वो 11.9 अचीव कर लिया। इट इज़ हिस्टोरिक कि 2.5 ट्रिलियन की ग्रोथ, जबकि करेंसी स्टेबल हो 280 रुपये पे, स्टेबल करेंसी पे आप जो है वो थ्रू जो है वो मेजर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आप जो है वो फील्ड में से 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ की जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ ले जाएं। दूसरा सबसे बड़ा स्टेप आई बिलीव जो जिसको अप्रिशिएट करने की बात है वो ये है कि 22% का सूद 11% पे आया। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो भी स्टेट बैंक ने मेजर्स दिए वो सक्सेसफुल हुए, और वो सक्सेसफुल होके हमने देखा कि इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 4.7 पे आया, जिसकी वजह से सपोर्ट मिलते हुए 11% पे आई। ऑल्दो आज भी मैं ये कहता हूँ कि ये पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट 6.4 बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मैं समझता हूँ वो है कि करेंसी को स्टेबल रखा गया 280 रुपये पे। और आखिर में मैं प्राइवेट सेक्टर का भी रोल जो है उसको भी एक्नॉलेज करूँगा कि
स्टेबल करेंसी, 22% का सूद, 14 सेंट की एनर्जी, और उसके बाद जो है एक्सपोर्टर्स ने 6 से 7% की जो है वो जेन्युइन ग्रोथ किया इस हालात में। तो ये पिछले साल के रिव्यू में आई बिलीव इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर साहब पॉजिटिव हैं कि अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट 11 हो गया, एनर्जी की प्राइसेस भी जो आईपीपी के रिफॉर्म्स हुए, आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज करने के बाद उनकी कैपेसिटी पेमेंट्स रिवाइज हुई हैं, तो इंडस्ट्री का जो पिछले महीने बिल आया नदीम वो 29 रुपये 60 पैसे आया, विच इज़ इक्वलेंट टू 10.5 सेंट। और यही बिल पिछले साल जो है जून की आज के दिन ही जो आया था वो 45 रुपये 16 पैसे का था। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि जिसकी बेसिस पे वो समझ रहे हैं कि इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहिए, एग्रीकल्चर को भी जो है रिवाइव करना चाहिए, और तीसरी चीज़ सर्विसेज को जो है वो भी रिवाइव करना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को उन्होंने प्रोजेक्शन भी दी है कि एग्रीकल्चर को भी 4% से ऊपर की ग्रोथ दिखाई है, इंडस्ट्री की भी 4% के ऊपर की ग्रोथ दिखाई है, और सर्विसेज की भी 4% की ग्रोथ दिखाई है। तो दिस इज़ बेसिस कि जनाब क्योंकि मैंने रिफॉर्म्स करके इंटरेस्ट रेट घटाया, मैंने रिफॉर्म्स करके करेंसी को स्टेबलाइज कर दिया, मैंने करंट अकाउंट को सरप्लस में कन्वर्ट किया है, और एक्सपोर्टर्स इन हालात में भी 7% पे आए हैं। तो अब जो है इन नए हालात में जब एनर्जी की प्राइस भी जो है वो 10 साढ़े 10 के करीब आ गई है, इंटरेस्ट रेट भी आधा हो गया, हम चढ़ना चाहिए। दिस इज़ आई बिलीव दिस इज़ वेयर ही इज़ कमिंग फ्राम। बिलाल साहब, जो आपके ओवरऑल अगर एलएसएम का मैं हाल देखूं कि नेगेटिव में मेजर क्रॉप्स की सूरत हाल देखूं तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर जानी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली जो पावर्टी के नंबर्स दिए तो वो जाहिर करती है कि आपकी बड़ा हिस्सा जो आबादी का है वो ख़तरे गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मुझे वो इनिशिएटिव नज़र नहीं आए जिससे नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हों, गरीब को रोज़गार मिल रहा हो, नए मौके मैसर आ रहे हो, वो कौन से ऐसे इनिशिएटिव? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सबसे पहले तो मैं वेरी ब्रीफली जी जो बात अभी गौर एजाज साहब भी कर रहे थे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आई थिंक ज़रूरी है जी कि जब हम इस साल का बजट देखें तो पिछला एक साल ज़रूर देखें। पिछले साल जब हमने हुकूमत संभाली थी तो ये कहा जा रहा था कि ये तो कांटों का ताज है, ये मुआशी हालात ऐसे हैं, महंगाई की शरह 22-24% के करीब आप ही ने पैदा की थी सर? नहीं देखिए खैर ये एक अलग बहस है। फिर पैदा तो फिर हुई थी जब IMF का प्रोग्राम पीटीआई की हुकूमत ने सबुटाज किया था, जब चिट्ठियाँ लिखी थी IMF को, जब ऑडियो लीक्स आई थी पीटीआई के वज़राए ख़जाना की, और हर मुमकिन कोशिश की गई थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, तो वो हालात पैदा किए गए थे। सर 40% इन्फ्लेशन आपकी हुकूमत पीडीएम की लेकर गई थी। नहीं ग्रोथ का क्राइसिस भी आपकी हुकूमत में आया था। नहीं हम तो जी उस वक्त भी वो आग बुझा रहे थे, हम तो सिर्फ वी वर ट्राइंग टू इंश्योर कि मुल्क डिफ़ॉल्ट ना करे, वरना श्रीलंका वाले हालात में आपको फिर 30-35% भी कम लगता। जो हालात जिससे हमने उस टाइम पे मुल्क को बचाया है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमने स्टेबिलिटी इंश्योर की है। इस वक्त में ये बातें करना आसान होता है जब आपने वो चीज़ अवॉइड कर। वैसे आई स्ट्रांगली डिसएग्री। मिफ्ता इस्माइल साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन पहले आपसे मैं चाहूँगा जवाब दें। मिफ्ता इस्माइल ने वो प्रोग्राम जो IMF का रुका हुआ था इमरान खान की वजह से, मैं उससे मुतफिक हूँ आपसे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने वो प्रोग्राम रिवाइव कराया था आपकी पीडीएम की हुकूमत में। बाद में आपकी अपनी हुकूमत ने उस प्रोग्राम को तोड़ दिया था, उसका कसूर किसी और को नहीं, आपको नहीं। प्रोग्राम तो जी वो हमने मुकम्मल किया था, और वो दरमियान में टूट गया था प्रोग्राम। मिफ्ता इस्माइल ने रिवाइव किया था, पहली ट्रांच के बाद दोबारा टूट गया था। नहीं पहली जी देखिए उस हुकूमत के दौरान वो प्रोग्राम हमने चलाया, उसमें एक पॉज आया था, वो प्रोग्राम हुकूमत के दौरान चला, और उसके बाद फिर हमारी हुकूमत ने जाते हुए 9 महीने की स्टैंड बाय अरेंजमेंट की। फिर वापस आकर हमने वहीं से इकनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए जो एक पहले आग बुझाई थी, उसके बाद इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बुनियाद रखी, एक नया IMF प्रोग्राम अग्री किया जो इस साल हमने चलाया है। इस साल में लोगों का ये ख्याल था कि पिछली गर्मियों तक की हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे कि ये हुकूमत नहीं संभाली जाएगी। पीटीआई ने किस वजह से गुरेज किया था हुकूमत संभालने से, यही बुनियादी वजह थी। लोगों का ख्याल था कि ये तो कांटों का ताज है, ये तो अपने वजन के तले गिरेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक साल में आपने देखा कि IMF का प्रोग्राम अग्री भी हुआ, आगे भी चला, करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ, ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम हुए, इन्फ्लेशन भी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल हुई, बिजली के नर्ख भी इसी साल में कम हुए, और आपने और ये भी साथ कहा जाता था कि ये तो मिनी बजट आएगा ही आएगा। ये तो बजट जो है इतना अनरियलिस्टिक है कि आगे ये IMF के प्रोग्राम को अचीव करने के लिए इनको लाना ही पड़ेगा। मिनी बजट भी नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने IMF के प्रोग्राम को भी चलाया, और अभी बोर्ड अप्रूवल को सिर्फ आपको 50% इंक्रीज कर देखिए वो तो फिर नदीम साहब अब आप स्पेसिफिक्स पे जाएं, बार ऊपर ले जाते हैं, मगर उसके बावजूद फिर आप ये भी तस्लीम करेंगे जब से अब हुकूमत में आए थे तब से पेट्रोल की कीमतें ओवरऑल कम भी हुई हैं। फिर आप लेकिन आपने वो पास थ्रू नहीं ना कि आपने उसको टैप करते गए। हमने सारी तरजीहात को साथ साथ मैनेज किया, मगर हकीकत यह है कि अपने
अपनी तरजीहात में अपने फिस्कल बैलेंसेस को भी मैनेज किया और पेट्रोल डीजल की और बिजली की कीमतें कम भी की। ये दोनों चीज़ें हकीकत हैं और ये साथ साथ हकीकत है। उसके अंदर यकीनन हमें जहाँ पे कोई रेवेन्यू मेजर्स, एक्सपेंडिचर मेजर्स लेने पड़े इस बैलेंस को, तवाज़ुन को रखने के लिए हमने रखे। मगर इसी के अंदर इसी हालात में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, जिससे 1 करोड़ मुस्तहिक खानदानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर मिलता है, हर कोई तस्लीम करता है ये जायज़ मुस्तहिक खानदान है, उनके लिए पिछले साल 460 अरब से 592 अरब रुपए का बजट रखा और इस साल 592 अरब से बढ़ाकर 716 अरब रुपए कर दिया। अच्छा, मिफ्ता साहब को भी शामिल कर लें। मिफ्ता साहब, एक तो ग्रोथ के ऊपर मैं चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद है कि इस साल की जो एजम्पशंस हैं वो भी ख्याल राय के ऊपर ही मबनी है कि कैसे हमने 2.68 हासिल किया है और अगले साल कैसे इसमें तेज़ी आएगी कि एकदम से इंडस्ट्री चलनी शुरू हो जाएगी, हम 4.2 पे पहुँच जाएंगे। बड़ी क्रॉप्स की सूरत हाल अभी अबतर है, फोरकास्ट भी बुरी हैं। तो आपका सिनारियो, तजिया इसके ऊपर क्या कहता है गोइंग फॉरवर्ड? देखिए सर, ये जो ग्रोथ का नंबर हुकूमत ने दिया है, ये नंबर ना सिर्फ आप तस्लीम नहीं करते बल्कि कोई भी जो ज़ी शऊर लोग हैं जो कि मईशत के ऊपर लिखते हैं, पढ़ते हैं इसको, किसी को ये नंबर हज़म नहीं हो रहा। आप ये नहीं हो सकता कि पहले 3 क्वार्टर्स जो हैं वो एवरेज ग्रोथ जो है वो एक 1.7% हो, 1.77% हो और चौथे क्वार्टर में उससे 300% बढ़ जाए, 3 गुना बढ़ जाए और वो 5.5% ग्रोथ हो जाए। और अगर ये 5.5% हो गई है चौथे क्वार्टर, तो फिर अगर इतनी बड़ी स्लोप में है तो अगले साल तो फिर 5.5 से ऊपर होनी चाहिए ग्रोथ। तो अगले साल हुकूमत फिर प्रोजेक्ट कर रही है 4.2। हम पाकिस्तानी अमीर नहीं हो गए हुकूमत के ये कहने से, लेकिन हुकूमत के नंबर की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई। इनकी मजबूरी ये थी कि 2 साल से हम पर कैपिटा GDP से गरीब हो रहे थे और इस साल भी हुए हैं। पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो हमारी आबादी के तनासब से स्लो बढ़ रही है, तो एवरेज पे एक पाकिस्तानी गरीब हो रहा है। तो इनको ये दिखाना था कि इससे ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने 2.68 करा ज़बरदस्ती खींच के। जब अक्टूबर के अंदर जब ये रिवाइज़ करेंगे इस नंबर को, तो आप देख लीजिएगा कि ये डाउनवर्ड हो जाएगा, या कम से कम हो जाना चाहिए अगर थोड़ी ईमानदारी इस्तेमाल करें तो। लेकिन पाकिस्तान में झूठ भी चलता है, तो खैर, तो ये नंबर तो इसको छोड़ दें। लेकिन बाकी जो अफरात ज़र का नंबर है वो नंबर ठीक है, जो 4.7 का नंबर कह रहे हैं। जो आपने रेमिटेंस की बात की वो नंबर भी ठीक है, रेमिटेंस भी बढ़ के आया है। तो जो नंबर ठीक होते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो नंबर फेस पे गलत है वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ नदीम भाई कि देखें, इस बजट के अंदर ये चीज़ नहीं देखी गई कि पाकिस्तान में 44.7% लोग खतरे गुर्बत के नीचे हैं। ये चीज़ नहीं देखी गई कि 16% लोग मुफलिसी के अंदर हैं। ये चीज़ नहीं देखी गई कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और तेज़ी से बढ़ रही है। ये चीज़ नहीं देखी गई कि 7 लाख 7.5 लाख पाकिस्तानी नौजवान रोज़ी की तलाश में मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। तो जब 10-15 साल से आपने ग्रोथ नहीं, सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं की हो, 3 साल से आप गरीब हो रहे हो अपने मुकाबले में, हर साल आपकी क़ुव्वत ख़रीद श्रिंक हो रही हो, हर साल औसतन पाकिस्तानी गरीब हो रहा हो, तो इस साल जबकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हैं, दुनिया भर में वीट की कीमतें कम हैं, कपास की कीमतें कम हैं, आपके साथ फ़ौज आपके साथ खड़ी है, अपोजिशन बिखरी हुई है, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी रिफॉर्म करने की। साल के शुरू में इन्होंने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, कोई रिफॉर्म नहीं किया। साल के शुरू में इन्होंने कहा था राइट साइजिंग करेंगे, हमको कुछ नज़र नहीं आया। साल के शुरू में इन्होंने कहा था निचकारी करेंगे, नहीं की। साल के शुरू में इन्होंने कहा था हम कुछ मिनिस्ट्रियाँ डिवॉल्व करेंगे, नहीं की। इन्होंने NFC अवार्ड तो बुलाने की इनकी जसारत नहीं की। इन्होंने कहा था हम नेशनल फाइनेंस पैक्ट करेंगे, उसके तहत IMF के प्रेशर के तहत। नेशनल फाइनेंस पैक्ट में एक काम यह था कि बिस्क के अखराजात जो कि सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो हम सूबों को ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं कर पाए। तो सच्ची बात है कि जो करने के रिफॉर्म्स करने के थे वो इन्होंने नहीं किए। एक और चीज़ कर सकते थे ये, पिछले साल इन्होंने 838 अरब रुपए की 830 अरब रुपए का रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट रखा था, जो 22% ऊपर था उससे एक साल पहले। वो 22% को भी लोग तजावुज़ कर गए और 868 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए। और फिर इस साल जबकि आप खुद फरमा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो 4.5% है, आपने पिछले साल के मुकाबले में 11% और पिछले साल के बजटेड एलोकेशन के मुकाबले में 16% रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट बढ़ाई। ये मेरे ख्याल से ज़्यादती है। इसी तरह आपने 800 अरब रुपए इस साल आप खर्च करेंगे PSDP पे, आप उसका 25% हजम बढ़ाएंगे। तो आपने हुकूमत में कहीं पर भी आपने कोई जिसको कहते हैं कमर नहीं कसी। वजारतों की तनख्वाहें, चलो लोग कहेंगे इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन वज़ीरों की तनख्वाह 188% बढ़ी है, लेजिस्लेटर्स की तनख्वाह उससे ज़्यादा बढ़ी है।
लेकिन आवाम को जब रिलीफ देने आया, जब कॉरपोरेशंस को रिलीफ देने आया, तो 61% जो कॉरपोरेशन टैक्स देती है उसका 60.5% कर दिया, यानी कि 0.5% कम किया। और बिजनेस और सैलरी क्लास के ऊपर जो बड़ा फैनफेयर था कि हम रिलीफ देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, मिनिस्टर साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, फिर रिलीफ क्या दी कि जिसको आप 35% टैक्स पे 10% सरचार्ज लगा के 38.5% टैक्स लेते थे, उसको कहा आप 9% सरचार्ज लगाएंगे तो आपसे 38.5 नहीं लेंगे, 38.15% टैक्स लेंगे। मतलब जब रिलीफ देने आए तो इतनी सी रिलीफ गया हमारे सैलरी वालों के साथ, खास तौर पर प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स हैं आईटी सेक्टर के अंदर भी, उनके साथ तो काफी जालमाना काम किया गया। मतलब ना ही अच्छा, दोबारा गौहर इजाज साहब को शामिल कर लें। मतलब जी गौहर इजाज साहब, जो एक बहुत बड़ा रिलीफ था वो रिमिटेंस इस साल पाकिस्तान को मिला। रिमिटेंसेस के साथ साथ जो एक और हुकूमत के पास अपॉर्चुनिटी मिली कि उन्होंने इंटर बैंक से भी 6-7 अरब डॉलर उठा लिया, जिससे आपका रुपया स्टेबल रहा। ग्रोथ वाला तो काम ना इस साल हुआ है ना अगले साल, मुझे नज़र आता है। वो रिफॉर्म्स भी ना इस साल इनिशिएटिव, अभी मिफ्ता साहब ने भी गिनवा दिया कि जो किए जा सकते थे रिफॉर्म इनिशिएटिव, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म दी जा सकती थी, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमने नहीं की। गौर साहब, सब्जेक्टिव बात हम कर रहे हैं कि कमोडिटी प्राइस बढ़ जाती तो क्या होता, राइट? तो कमोडिटी प्राइस तो बढ़ी नहीं, कमोडिटी प्राइस तो घट गई, ये रियलिटी है। और हमारा जो इंपोर्ट का बिल है, वो इंपोर्ट का बिल जो है वो विद इन रेंज $60 बिलियन की रेंज में रहा। और हम जो साल बंद कर रहे हैं वो करंट अकाउंट सरप्लस पे $1.6 बिलियन पे प्लस पे बंद करेंगे। तो ये रियलिटी है कि हमने जो प्राइसेस अपनी फ्यूल की रखी, वो फ्यूल की प्राइसेस हमने इंटरनेशनल प्राइसेस के बराबर रखी, और जो भी हमने जो उनके ऊपर टैक्सेशन डाली, उससे हमने अपने इंपोर्ट और अपनी कंजम्पशन का जो एक बेसिस बनाया, उसको उन्होंने जो है वो अपने इनकम लेवल जो हमारे नॉर्मल हाउस होल्ड है उसको बराबर रख के मैं समझता हूँ कि वो एक प्राइसिंग होती रही। आप जब दुनिया में कीमत बढ़ती है और हमारे पास डॉलर नहीं होते, तो आपने देखा है, तो फिर तो आप कीमतें बढ़ाते हैं ताकि जो है वो कर्टेलमेंट हो सके। तो आपने इकॉनमी को एक, मैं ये समझ रहा हूँ कि इकॉनमी को आपने एक नज़र को देखते हुए चलाया कि स्टेट बैंक ने इन्फ्लेशन के नंबर्स को फॉलो किया है, उसने लीड नहीं किया कि मैं इंटरेस्ट रेट तोड़ता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। उसने बल्कि देखा है और बहुत कॉशियसली स्टेट बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट तोड़ता हुआ 11 पे लाया है। आपने पूरे साल में इन्फ्लेशन नंबर 4.7। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूल प्राइसेस टूटी, इसकी वजह से आया। हम ये कह सकते हैं कमोडिटी प्राइस टूटी, इसकी वजह से आया। हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये जो सारा कुछ हुआ है ये गॉड गिफ्टेड है। यस, इट इज़ अ रियलिटी कि रियलिटी में ये सब कुछ हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस रियलिटी को देखते हुए आज के दिन हमारे पास इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है 11% का, और आज के दिन हमारे पास इन्फ्लेशन का एनवायरनमेंट है 4.7% का, और हमारे पास आज रूम है, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट और तोड़ सके। अगर इंटरेस्ट रेट और तोड़ते हैं तो इकॉनमी जो है वो चलेगी। अगर हम संभल गए आज के दिन इस सारी बात के बाद 3 साल, तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये रियलिस्टिक टारगेट है कि 4% की ग्रोथ हम ले सकते हैं, और इंडस्ट्री भी 4%। मेरे ख्याल बिलाल साहब से मैं पूछ रहा हूँ, बिलाल साहब, इकॉनमी का ग्रो करना बहुत ज़रूरी है ताकि नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आए, लोगों को रोज़गार मिले। बाहर जाके भी लोग पाकिस्तान पैसा भेज रहे हैं, उससे भी आपका भला हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जॉब मिलनी चाहिए, लोगों को वसाइल आने चाहिए, नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। उसके लिए कुछ प्लान नहीं है, मिसिंग लिंक है ये। नहीं, देखिए जी, एक तो नदीम साहब, मैं एक मेजर रिफॉर्म जो इस बजट में अनाउंस हुआ है ना जी, उसको मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जो कि आई थिंक हमारी इस ग्रोथ डिस्कशन से भी लिंक्ड है। मेरे ख्याल से हम ये बार बार साइकिल देख चुके हैं बूम और बस्ट का। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, आगे मईशत ग्रोथ की तरफ जाती है, मगर कंजम्पशन लेट ग्रोथ होती है, जिसके नतीजे में हम फिर से इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, एक्सपोर्ट्स उस तवातर से नहीं बढ़ती हैं, और वी एंड अप इन अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्राइसिस। और द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज़ कि ग्रोथ हो, मगर इस दफ़ा सस्टेनेबल ग्रोथ हो और एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ हो। एंड सो जहाँ पे 4.2% टारगेट है वो हमने अचीव करना, मगर द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ विल रियली मैटर, एंड टू ऑल्सो इंश्योर कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो जिससे हर पाकिस्तानी मुस्तफीद हो। नाउ जो सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस साल एक मेजर रिफॉर्म जो है वो आप टैरिफ रिफॉर्म देख रहे हैं, जो कम से कम मेरे लाइफ टाइम में जी, एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स,
मेरे ख्याल से हमारी मुल्क की तारीख में इतना मेजर टैरिफ रिफॉर्म नहीं हुआ। बहुत बड़े हुए हैं सर, नहीं लेट 90s में। नहीं, आपको मैं बड़े हाई टैरिफ स्लैब्स होते थे, उसको हम अब तो बिल्कुल ज़मीन पे ले आए हुए। नहीं जी, अभी भी इफेक्टिव टैरिफ हमारा काफी रेगुलेटरी ड्यूटीज के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं। आप नहीं देखिए, वो अभी भी लगी हुई है। तो अब 5 साल में हदफ क्या है कि 5 ईयर आएंगे तो देखेंगे। नहीं सर, पहले साल के मेजर्स उसमें शामिल हैं जो इस बजट में अमली तौर पर अनाउंस हुए हैं, मगर 5 साल के अंदर इस मुल्क में कोई रेगुलेटरी ड्यूटी नहीं होगी, इस मुल्क में कोई एडिशनल कस्टम ड्यूटी नहीं होगी, और कस्टम ड्यूटी के सिर्फ 4 स्लैब होंगे, 0%, 5%, 10% और 15%, और 15% से ऊपर किसी की चीज़ की भी कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। और पहले साल में हमने ख़ास तौर पर जो रिडक्शंस की हैं उसमें रॉ मटीरियल्स और मशीनरी को, कैपिटल गुड्स को, इंटरमीडिएट गुड्स को फ्रंट लोड किया है ताकि वो हमारी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ और ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए इंजन बने। पहले साल के ये मेजर्स में शामिल है। इससे हम इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि इसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा कंपेटिटिव होगी, और साथ ही साथ आपके ना सिर्फ मौजूदा एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स मज़ीद एक्सपोर्ट कर सकेंगे मगर नॉन एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स भी एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बनेंगे। इसके साथ और रिफॉर्म्स भी नेसेसरी हैं, ये अकेला काफ़ी नहीं होगा, उस पर भी काम जारी है। एक मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आइंदा आपके सामने आएगी, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें, ये रिफॉर्म्स आपके ये दे आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन, और इंशाल्लाह इसके नतीजे में आप देखेंगे कि हम जो प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार बात करते हैं कि IMF से छुटकारा हम चाहते हैं, वो तभी मुमकिन होगा जब हमारी सालाना तौर पर डॉलर कमाने की सकत इस तरीके से बढ़ेगी कि हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ अचीव करें। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मिफ्ता साहब, जो टैरिफ रिफॉर्म्स को बार बार फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे हैं और अभी हमारे पास बिलाल साहब ने भी कहा कि बहुत ही बड़ा कमाल है, ये वाकई बहुत बड़ा कमाल है, ये 0, 5, 10 और 15 कर देना। देखिए, 5 साल का प्लान है और 5 साल के प्लान में जो ज़्यादा टैक्स कम करने हैं या ड्यूटियां कम करनी है वो अगले सालों में है, इस साल इतना नहीं है। और इसी वजह से जिन्होंने कोई 1200 कुछ अरब रुपया जमा किया है कस्टम ड्यूटी में इस साल, मैं नंबर भी देख लेता हूँ, वो कह रहे हैं कि हम अगले साल जो है वो 1500 अरब रुपया जमा करेंगे, 20% ज़्यादा जमा करेंगे। तो दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती ना, या तो आपने कस्टम में बहुत छूट दे रखी है, ड्यूटियाँ बहुत कम कर दी, और अगर ड्यूटियाँ कम कर दी तो कस्टम कम हो जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इस साल इन्होंने 1316 अरब रुपए जमा करेंगे, अगले साल 1588 अरब रुपए जमा करेंगे, 20.6% बढ़ा के। तो या कस्टम ड्यूटियाँ कम हो गई हैं तो फिर रेवेन्यू कम हो जाना चाहिए था। तो बेसिकली ये 5 ईयर का प्लान है। इस साल जो है वो काफ़ी टैरिफ लाइन में मामूली ड्यूटियाँ कम की हैं, 1%, 2%। आगे सालों में 5 साल का हुकूमत का वादा है, लेकिन 5 साल का वादा अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरे तीसरे साल जो है वो फिर प्लान चेंज हो जाता है, फिर एक और नया 5 साल का वादा आता है। लेकिन इस वक्त इनका ये जो वादा है उसके हिसाब से नंबर्स नहीं है। नंबर्स में तो ये कह रहे हैं कि 1588 अरब रुपए कस्टम ड्यूटी जमा होगी। सर, क्या होना चाहिए था जो बजट में नहीं है, क्या होना चाहिए था? सर, मैं ये समझता हूँ कि बजट के अंदर एक तो पहले मेरे ख्याल से इस साल के अंदर पहले से इनको NFC अवार्ड की कमेटी बिठा लेनी चाहिए थी, और ये जब तक कि आप सूबों को जो कैसे देते हैं वो कम नहीं करेंगे, बजटरी मैयर नहीं है मिफ्ता साहब, इंटेक नहीं, वो अगर अगस्त में भी कर लें तो वो हो जाएगा। आपकी बात से मैं मुतफिक हूं, करना चाहिए, लेकिन वो बजटरी मैयर नहीं है, बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है। अब बजट के अंदर नहीं, वो तो पहले करना चाहिए था, लेकिन बजट के अंदर करंट एक्सपेंडिचर्स कम करते, रनिंग ऑफ द सिविलियन गवर्नमेंट, PSDP कम करते, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आज सुबह ट्रिब्यून में भी आया कि MPS के MNs के प्रोजेक्ट 70 अरब के कर दिए, सिंध स्पेसिफिक कुछ पीपल्स पार्टी ने प्रोजेक्ट्स मांगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट कर दिए, हमने 5 पैसे काटे हैं, सोशल सेक्टर्स में काट लिए। एक मिसाल देता हूँ कि हमने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को 65 बिलियन की ग्रांट दी है पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों को, लेकिन हमने सिर्फ रेलवे की वजारत को 92 अरब रुपये नुकसान पूरा करने के लिए दिया है। हम 700-800 अरब रुपए SOEs में नुकसान करेंगे। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना, तो अगर आप PSDP कम करते, अगर आप थोड़ी सी सब्सिडीज या ग्रांट्स इस किस्म की कम करते, अगर आप थोड़ा सा करंट एक्सपेंडिचर्स कम करते तो आप एक सब्सटेंशियल रिलीफ दे सकते हैं। देखें, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं कि 4% ग्रोथ आए, या इनफैक्ट 6-7% ग्रोथ आए। हम ये जानते हैं कि अगर 5-6% ग्रोथ आती है तो 20-22 लाख नौकरियां निकलती हैं, और हमारे मुल्क में 25-30 लाख जवान बच्चा हर साल नौकरी के लिए तलाश में आ जाता है।
अगर आपने इस साल जो इनकम मान भी लेते हैं 2.68%, जो कि नहीं है, लेकिन अगर आपने 2.68% भी ग्रोथ की तो आपने 2.5-3-5 लाख नौकरियां कर ली हैं। आपने तो 15-20 लाख लोगों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी है ना। अगले साल फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर आपकी 4% भी ग्रोथ आ जाएगी तो। आप ना पॉपुलेशन कंट्रोल की कोई बात कर रहे हैं, ना कोई आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे आपने कोई बात की। आपने कोई एक्सपोर्ट का वर्ड सुना है फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से कि हमने एक्सपोर्ट को इस तरह बढ़ाया है? ये जो गौर साहब ने बात की है, अल्लाह करे एक्सपोर्ट बढ़ जाए, 7% भी नहीं है एक्चुअली, गुड्स एक्सपोर्ट 4% ही बढ़ा है, लेकिन ये तो सीरियसली अल्लाह के वसीले से बढ़ गया है। हर चीज़ खैर अल्लाह के वसीले से होती है, लेकिन मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हुकूमत ने कोई मदद नहीं करी। अभी भी पूरे सेक्टर के अंदर, पूरे खित्ते में हम सबसे महंगी बिजली देते हैं, बिजली सस्ती होने के बाद सबसे महंगी गैस देते हैं, और इधर तो बहुत गैस महंगी कर दी है। अभी भी सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हमारे हैं। तो आप बिजली महंगी आप देते हैं, गैस महंगी आप देते हैं, टैक्स रेट्स आपके ज़्यादा हैं, तो फिर क्यों आपके यहाँ मुल्क में जो है वो सरमायाकारी होगी, बैरूनी या अंदरूनी? क्यों आपके यहाँ बरामदात बढ़ेंगी? गौर साहब से भी इसके ऊपर पूछ लेते हैं। गौर साहब, जो एक नाकामी साल से नजर आती है वो पाकिस्तान से बरामदात का ना बढ़ना है, जिसकी वजह से हम हर दूसरे साल हाथ जोड़ के वाशिंगटन में IMF के दरवाजे पे खड़े होते हैं। बरामदात क्यों नहीं बढ़ रही? इसका नदीम मैं जवाब दे देता हूँ। इंटरबैंक से क्यों बाय किया? इंटरबैंक में डॉलर्स मौजूद थे, लोगों ने लॉकरों में रखे हुए थे 2022 में, और जब लॉकर्स में डॉलर रखे गए और लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में क्या था, एक तरफ फ्लड ऑफ मिसमैनेजमेंट था, नीचे ज़मीन पे सैलाब आया हुआ था मिसमैनेजमेंट, और सर पे क्या था, स्टॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, तूफान आया हुआ था नेगेटिविटी का। उसमें लोगों ने $6-7 अरब इंटरबैंक की परचेज है। आज से 2 साल पहले 350 रुपये का एक्सचेंज रेट देखा है ओपन मार्केट में, और ये कहते सुना है कि 500 हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल गुजरने के बाद आज 280 पे खड़े। वो $10 बिलियन जो लोगों ने लॉकरों में रखा था नदीम, वो सारा बाहर आया। अगर इंटरबैंक में ना खरीदती गवर्नमेंट तो ये शायद 220 रुपये हो जाता डॉलर। तो इसलिए इंटरबैंक में नहीं खरीदा कि हुकूमत को ज़रूरत थी। हुकूमत के पास पैसे आए, वो आज वो रिजर्व में, करंट अकाउंट तो नदीम सरप्लस है 1.6, तो वो पैसे हमारे रिजर्व्स में बिल्ड हुए हैं, और उसके अलावा सरप्लस भी 1.6 हमारे रिजर्व में बिल्ड हुआ है पिछले 2 सालों में। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू है इसके, हमारी एक्सपोर्ट आज से 2 साल पहले $27 बिलियन पे थी, पिछले साल 10% से ग्रो की थी, 30.5 आई। इस साल ईयर ऑन ईयर मैं कह रहा हूँ 7%, मतलब 33 पे आएगी। अगर हम सिर्फ 10% नदीम ग्रो करते चले जाए ना, सिर्फ 10%, तो हम 5 साल में $50 बिलियन पे होंगे। हम करके तो देखें, हम एक सीधे रास्ते पे चल के तो देखें, क्योंकि हर थोड़े दिन के बाद तो हम कहते हैं एक ही बात कि जनाब दिस इज़ नॉट गुड इनफ, और इसको बाद जो है ना हमें कुछ और करना चाहिए, और कुछ नहीं करना। हमें मुल्क की एक्सपोर्ट को 10% से ग्रो कराना है, अपनी डोमेस्टिक इकानमी को ग्रो कराना है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कराना है, अपनी एग्रीकल्चर को ग्रो कराना है, अपनी IT सर्विसेज को ग्रो, यही हमारा फ्यूचर है। आज इसको समझ लें, कल समझ लें, परसों समझ लें, और अपनी ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है। दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड ओनली वे टू प्रॉस्पेरिटी। दिस इज़ माई व्यू। नथिंग। बिलाल साहब, जो बात गौर साहब ने कही है, वे फॉरवर्ड तो यही है, लेकिन वो रास्ता लेने के लिए हमें क्या इकदाम लेने हैं वो अभी तक वाजे नहीं है। देखिए नदीम साहब, मैं तो यही कहूँगा, नंबर 1 आई टोटली एग्री जी। आई थिंक इसके ऊपर एनी वन हु फॉलोज द इकॉनमी वुड एग्री कि द ओनली वे वी कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, बूम और बस्ट साइकिल, इज टू एक्सपोर्ट आवर वे आउट ऑफ इट। उनको $50 अरब कर दो, आपकी $20 अरब है ना जो गैप, फाइनेंसिंग गैप, जिसकी वजह से IMF के पास बार बार हम जाते हैं और मल्टीलैटरल्स के लिए लोन लेने पड़ते हैं। आप वो $50 अरब एक्सपोर्ट से ले लें, आपका क्राइसिस कोई नहीं। जो वो बात कर रहे हैं बिल्कुल हमारी तो बात से मुताबिक रखता है, और मैंने आपसे यही कहा कि चाहे वो टैरिफ पॉलिसी हो, चाहे वो हमारे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हैं जिसमें कुछ बिजली के नरखों में कमी आई है, और यकीनन आगे सफ़र बाकी है उसको रीजनली कंपेरेटिव करने के लिए, वो आगे इंशाल्लाह आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे। चाहे वो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, वो जो भी आप आइंदा दिनों में देखेंगे, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अक्रॉस 8 एरियाज़ हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक मुरतब करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सब चीज़ों का मिलाप, और साथ नेचुरली प्राइवेटाइजेशन और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो रिफॉर्म्स है, ये सब मिल मिला के ये माहौल बनाएंगे। दूसरा सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी है, और मैं इस पर बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि एक दफ़ा हम एक चीज़ जब तय कर लें, एक चीज़ अनाउंस कर दें, तो फिर उसके साथ विल हैव टू स्टिक। जब मैंने आपसे टैरिफ रिफॉर्म्स की बात की तो यकीनन देखिए आगे अनसर्टेनिटीज़ और चेंजेस आते हैं, बट
द रीज़न फॉर अनाउंसिंग अ 5-year टैरिफ रिफॉर्म वॉज एग्जैक्टली दिस, ताकि हम बिजनेसेस को, अपने एक्सपोर्टर्स को और वो इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज बनना चाहती हैं उनको ये सर्टेनिटी दे सकें कि अगले 5 साल का पाथ ये है। पहले साल के मेजर्स जो बजट में अनाउंस्ड है वो ये हैं, और 5 साल बाद हम यहाँ पर होंगे ताकि उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकें। यकीनन ये हुकूमत का चैलेंज होता है और जिम्मेदारी होती है कि वो सर्टेनिटी ऑफ पॉलिसी और उस पाथ पे स्टिक करे, और इंशाल्लाह यही हमारा इरादा है। मिफ्ता सर, जो इस साल हमें 6-7 अरब डॉलर तो पेट्रोलियम की कीमतों की वजह से 6-7 अरब डॉलर की बचत होगी, फिर रिमिटेंसेज आपकी कोई कम व बेश 8 अरब डॉलर की इजाफी इस साल आपको मिल रही है, तो ये 15 अरब डॉलर की आपको एक ऐसी इनकम है जो पहले आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, आपको आ गई। अगले साल क्या होगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार होगा हमारे एक्सटर्नल सेक्टर का, आप क्या कहते हैं? देखिए नदीम भाई, पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हम $50 की, $60 की मईशत में थ्राइव करते थे। अब $60 की जब ऑयल की प्राइस है तो हम सही चल रहे हैं, मतलब ये कि 2-3% ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ इससे ज़्यादा नहीं हो रही बिकॉज देयर आर अदर इश्यूज। बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम $50-60 की ऑयल के अंदर वी आर ओके। 70 तक वी आर ओके। 70 के बाद जो है हमारी इकोनॉमी स्ट्रेस में आ जाती है। $80-90 के अंदर वी आर बिकम वेरी स्ट्रेस्ड। हमने कोई ऐसे स्टेप्स नहीं किए कि ऑयल मार्केट की प्राइसेस से हम अपने आप को इंसुलेट करें। हमारा कोई ऐसा एक्सपोर्ट नहीं है। आपको और मुझको याद है कि एक ज़माने में हमारा एक्सपोर्ट जो था वो हमारी रेमिटेंस से डबल होता था। आज हमारा रेमिटेंस हमारी एक्सपोर्ट से निकल गया है। वी आर बिकमिंग अ मैरिड रेमिटेंस इकोनॉमी लाइक फिलीपींस। वी आर नॉट बिकमिंग एन एक्सपोर्ट पावर हाउस लाइक सिंगापुर फॉर इंस्टेंस, विच विल एक्सपोर्ट गुड्स एंड मर्चेंडाइजेस दैट द वर्ल्ड नीड्स। हम ये बात करते हैं कि हमारी IT की एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन है। हिंदुस्तान हमसे 5 या 6 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो 150 बिलियन के ऊपर एक्सपोर्ट करता है। और उसकी वजह यह है कि 2 करोड़ 70 लाख बच्चा जो आपका है वो स्कूल से बाहर है। आप इनको सूबों को इतने अरसे से 2010 से पैसे दे रहे हैं, व्हाट हैव दे गॉट टू शो फॉर इट? आप ये तो देख लीजिए कि आपका 10 में से 8 बच्चा जो है वो पढ़ाई नहीं कर सकता, उर्दू के 2 जुमले नहीं पढ़ सकता 10 साल की उम्र में। तो हमने स्कूलों पे तो ध्यान नहीं, पूरी नंबर्स पढ़े नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन वो चल रही थी खबर उसकी कि शायद कुछ 27% स्कूल है सिंध में जहाँ पे बिजली लगी हुई है। तो आई वाज जस्ट शॉक कि हमारे पास तो बिजली का ढेर है और वहाँ सिर्फ 27% स्कूल है जहाँ बिजली लगी। सर ये तरजीहात की बात है ना, तरजीहात की बात है। आपने अब भी इस वाले PSDP में भी जो सूबों के आपने ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर करके 2900 या 2869 अरब रुपए का जो आपने PSDP का ADBs का पैकेज अप्रूव किया है, उस पर आपने क्या करने की ज़रूरत थी आपको? इस बार आप ये कम करके अगर आप थोड़ा सा टैक्स ब्रेक दे देते, आप बिस्प की पेमेंट्स बढ़ा देते, डबल या ट्रिपल कर देते लोगों को, तो आप स्टंटिंग कम हो जाती, इलिटरेसी कम हो जाती। आप कोई बच्चों की प्राइवेट वाउचर्स की स्कीम स्कूलें करें। आप लोकल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का सेक्टर जो लोगों को डिलीवरी करता है, लोकल गवर्नमेंट, वो आपके मिसिंग है। आपकी 3 पार्टियां जो हैं वो तीनों जमहूरी पार्टियां सपोजिटली, PTI, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, ये तीनों हुकूमतों में कहीं नहीं देते। पंजाब के अंदर तो सारे का सारा पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सलब कर लिया है। सिंध के अंदर और KP के अंदर कोई लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। सो द थिंग इज़ कि ये मतलब इजारादारियाँ हमने सेट कर दी हैं। हमको सूबों की बाउंड्री भी चेंज नहीं करनी है, हमको लोकल गवर्नमेंट भी नहीं करना है, हमको पैसों का ज़िया भी करना है, सूबों को टैक्स भी जमा नहीं करना है। वफाक ने रिलीफ देनी है आधे % की, और उसके बाद सिर्फ खाली बैंकारी के ऊपर एक आप कैश विड्रॉ करेंगे तो 1000 रुपये, पहले लाख रुपए 600 रुपये लगते थे, अब 1000 रुपये लग रहे हैं। अपने अपने खर्चे बढ़ा लेने हैं, आपने हुकूमत के खर्चे बढ़ा लेने हैं, PSDP बढ़ा लेने हैं, MNS MPS के प्रोजेक्ट्स कर देने। तो सर इसी से मुल्क गरीब रहता है, इसी से मुल्क पीछे रहता है। आप दुनिया में हर साल दूसरे ममालिक से 70 अरब की एलोकेशन है जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए, क्यों हम 70 अरब की उनको दे रहे हैं एलोकेशन? वो सही कह रहे हैं मिफ्ता साहब कि 70 अरब आप उस पर कम भी खर्च कर लेते PSDP में तो वो ठीक था। देखिए इसमें वो आप रिलीफ देते उन लोगों को, एजुकेशन सेक्टर में लगाते। नहीं सर, देखिए बात ये है कि ये भी अगेन एक तो देयर इज़ अ लार्जर सोल्यूशन। मैं ओवरऑल जी बिल्कुल ये मानता हूँ कि 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट हमें इन द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाल करना है ताकि ये सारे काम उसी सतह पर हों। मगर मैं एक हल्के की सियासत करता हूँ जी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो सूबाई हुकूमतें अपनी इनिशिएटिव्स में कर रही होती हैं, वफाकी हुकूमत अपनी फील्ड में कर रही होती हैं, मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अपने हल्के में नज़र आ रही हैं। जो जब ये फंड्स मिलते हैं तो मैं उनको उन्हीं कामों पर एलोकेट करता हूँ, ये भी आवाम पर ही लगते हैं। देखिए मैं आपको अपने हल्के में बताता हूँ, मिसाल लॉ में करते हैं ना, अब गालियाँ वो गलियाँ और नालियाँ बनवाने के लिए तो नहीं। चले वो आपकी बात हकीकत है,
मगर जब तक तीसरी टेर फाल नहीं होती, क्या हम उनको बिल्कुल अपने हाल से छोड़ कौन है आपको? नहीं, देखिए जी, नहीं बिल्कुल होना चाहिए। और इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट अभी एक लोकल गवर्नमेंट नई एक्ट लेके आ रही है जो कि जिसमें हकीकतन हम कोशिश करें कि उनको हम फाल करें और उनको एम्पावर करें। मगर जब तक वो नहीं है तब तक, मिसाल के तौर पे मेरे तहसील सोहावा के अंदर वाटर सप्लाई स्कीम की 12-14 गाँव है जहाँ पे वाटर सप्लाई की स्कीम है ही नहीं। पर शहर के मामला नाकस इबादत के साथ करने का नहीं, मगर नहीं है। मगर एट द सेम टाइम हम अवामी नुमाइंदे, हमारे पास लोग आते हैं तो हमने उनके इश्यूज के लिए हल के लिए तो हमने हाथ तो मारना नहीं। देखिए, इन द लॉन्ग टर्म आई एग्री, थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट ने ये करना है। मगर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भी जो फंड्स हैं, हाँ, इसकी साफ और शफाफ तरीके से 70 अरब में से 20-25 अरब रुपए रिलीफ देते हैं सैलरीड क्लास को, तो आपकी दुनिया बदल जाती है। 70 अरब में भी मैं आपको बताऊं, ये एक हल्के का जो पूरे पाकिस्तान के हल्कों पे है, ये मेरे ख्याल से 20 या 25 करोड़ फी हल्का बनता है। ये 70 अरब है पूरे पाकिस्तान नहीं, 70 अरब है पूरे पाकिस्तान के लिए, मगर 25 करोड़ एक हल्के के लिए जिसकी आबादी 6-7-8 लाख लोगों की है। टाइम खत्म हो गया। बिलाल अजहर कियानी साहब, मिफ्ता और गौहरी इजाज़त, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।